राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, ये दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा। जलती बुझती रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। मीना कुमारी नाज या फिर माह जबीन, या यूं कहें कि मुन्ना। वो 31 मार्च सन 1972 का दिन था जिस दिन घर वालों के लिए मुन्ना और माह जबीन, फिल्मी दुनिया के लिए मीना कुमारी और खुद शेरो शायरी करने के लिए जिन्होंने अपना नाम रखा नाज, इस दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन अपने पीछे कितने किस्से, कितनी कहानियाँ छोड़ गईं, ये तो आज तक लोग एक दूसरे से बयां करते रहते हैं। अपनी बड़ी बहन खुर्शीद जी से उन्होंने मरने के पहले कहा था, आपा आपा मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन मौत किसी को छोड़ती है क्या। 24 मार्च सन 1972 का वो एक दिन था जिस दिन तीनों बहनें मीना यानी मुन्ना, मधु और खुर्शीद ताश का एक गेम खेल रही थीं। खुर्शीद ताश में अपनी बाजी के बारे में सोच रही थी और मधु कुछ ख्यालात में गुम सी हो गई थी। तब मीना ने कहा, जब तक तुम लोग अपनी बाजी खेलोगे तब तक तो मैं मर चुकी होंगी। तब खुर्शीद ने उनसे कहा, मुन्ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम हर समय मरने की बातें करती रहती हो। अगर यहाँ कोई मरेगा तो सबसे पहले वो मैं होंगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी जो हूँ। तभी बीच में उनको टोकते हुए मधु ने कहा, नहीं नहीं, पहले मैं मरूंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है। तब मीना ने कहा कि नहीं, तुम दोनों के परिवार है, बच्चे हैं जिन्हें तुम्हें बड़ा करना है। अगर कोई पहले जाएगा तो वो मैं होंगी। और उनकी बात कितनी सच हुई। बस 7 दिन बाद मीना कुमारी इस जहान को छोड़कर चली गई, एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना कोई किसी को धोखा देता है और ना कोई किसी से इंतकाम लेता है, जहाँ न कोई किसी को इंतज़ार कराता है और न कोई किसी का इंतज़ार करता है, न कोई किसी के दिल से खेलता है और न कोई किसी का दिल तोड़ता है, जहाँ बस सुकून ही सुकून है, रोशनी ही रोशनी है। तो मीना ने ये मुकम्मल कर लिया था कि वो सबसे पहले जाएंगी। वो बीमार थीं, बहुत बीमार। उनका पूरा शरीर सूज जाता था और इस सूजन की वजह से वो अपने हाथ पांव भी हिला नहीं सकती थीं। वो पांव जिनकी खूबसूरती के लिए फिल्म पाकीज़ा का वो डायलॉग आज तक मशहूर है, आप अपने पांव ज़मीन पर मत उतारिएगा वरना मैले हो जाएंगे। उनके जीवन पर एक
बायोग्राफी लिखने वाले शख्स जब उनके पास एक शनिवार को आए तो उन्होंने कहा कि जब मैं मीना जी से उनके घर पर मिलने गया तो वो बहुत बीमार थीं और बहुत सीरियस भी थीं और उन्हें तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी। उनका शरीर सूजा हुआ था, उनका पेट भी बहुत सूजा था, लेकिन उनका चेहरा वो बिल्कुल नॉर्मल और खुशगवार था। मुझे उन्हें देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी और तभी उनके होठों से दर्द की वजह से एक हल्की सी चीख निकल गई और फिर वो बोली, चीखने में शर्म आती है। 25 मार्च मीना जी की तबीयत और ख़राब हो गई। उन्हें अपने हाथ पाँव को जरा भी मूव करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तब उन्होंने खुर्शीद जी को ये बात बताई। दिल के दर्द को तो लोग छिपा लेते हैं, मगर ये जिस्म इसके दर्द को छुपाना नामुमकिन होता है। इस तरह का दर्द, इस तरह की तकलीफ़ उन्हें बार बार होती थी। 25 मार्च की रात में मीना जी ने खुर्शीद जी से बहुत सारी लंबी बातें की। उन्होंने कहा, आपा, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है और ये सही वक्त है। मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं। अब मेरी कोई भी फिल्म बाकी नहीं है। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि मीना अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई। मैंने आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें सही तरीके से बड़ा करें और उनकी परवरिश करें। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मरने के लिए, मौत के लिए तैयार होना एक बहुत बड़ी बात है। हम सबको इस ज़िंदगी से न जाने कितनी शिकायतें हैं, फिर भी हम इस ज़िंदगी का दामन छोड़ना नहीं चाहते। अपने जीवन की आखिरी सांस तक हम इसको पकड़े रहना चाहते हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि ज़िंदगी का अंत तो मौत है। पर मीना जी तैयार थीं। कैसे तैयार किया होगा उन्होंने खुद को? कोई कैसे सब कुछ छोड़कर जाने के लिए, रवानगी के लिए तैयार हो सकता है? वो रात बहुत मुश्किल से गुजरी। मीना जी के लिए वो रात बहुत बुरी थी। उन्हें सांस लेने में भी समस्या हो रही थी और उनके बेडरूम में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर ने उन्हें थोड़ी सी राहत पहुंचाई, जिससे वो राहत की चंद सांसें ले सकीं। तकलीफ बढ़ रही थी। मीना जी अपना हाथ बार बार बिस्तर पर मार रही थीं। 26 मार्च को डॉक्टर शाह को बुलाया गया और कमाल अमरोही जी को भी। दोनों साथ साथ पहुँचे और जब तक कमाल साहब बाहर इंतज़ार करते रहे, डॉक्टर शाह ने मीना जी को देखा और बाहर आकर उन्होंने कहा कि मीना जी की हालत अच्छी नहीं है और उन्होंने कहा कि वो एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं और क्या ये संभव हो सकता है कि वो डॉक्टर मोदी को भी दिखा लें। दोनों ने इजाज़त दी और कमाल साहब ने डॉक्टर से कहा, आप चाहे जो कुछ करिए, लेकिन मीना जी को फिर से ठीक कर दीजिए।
27 मार्च को डॉक्टर शाह और डॉक्टर मोदी एक साथ आए और उन्होंने मीना जी की सीरियस कंडीशन देखकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए कहा। मीना जी को ये बात बताई गई, लेकिन मीना जी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। वो चाहती थी कि घर पर ही उनका इलाज हो जाए, मगर डॉक्टर शाह ने खुर्शीद जी से कहा कि अगर मीना जी को ठीक होना है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना ही होगा। और फिर मीना जी को मलाबार हिल के बहुत अच्छे हॉस्पिटल सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में ले जाया गया। मीना जी बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाते थक चुकी थीं और वो चाहती थी कि अगर मौत आनी है तो वो यहीं बांद्रा वाले घर में आ जाए, लेकिन वो डॉक्टरों के कहने पर अस्पताल गईं। अस्पताल जाने के पहले 28 मार्च को मीना जी ने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद जी से पूछा, हमारे पास कितना पैसा है? और खुर्शीद जी ने आंसर दिया, 100 रुपये। मीना जी ने तब उनसे कहा कि 100 रुपये में हम बम्बई के सबसे महंगे नर्सिंग होम में कैसे जा सकते हैं, और पैसा चाहिए ही चाहिए। और तब मीना जी ने खुर्शीद जी से कहा कि प्रेम जी के पास, जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनका कुछ पैसा बकाया है और ये उनके हक का पैसा है, इसलिए आप फ़ोन करके उनसे कहिए। खुर्शीद जी ने फ़ोन किया और प्रेम जी ने पैसा देने के लिए कह दिया। वक्त का सितम देखिए। वो मीना जी जो कीमती तोहफे और लाखों हजारों रुपए दूसरों पर खर्च कर दिया करती थी, आज अपने अस्पताल के बिल के लिए परेशान थी। हालांकि एक ऐसे शख्स थे जिनसे वो पैसा ले सकती थी, और उनकी फिल्म में अभी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रोल भी किया था और फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी। और ख़ुद कमाल साहब ने बाद में ये बताया भी था कि 28 मार्च को जब वो मीना जी के घर गए थे तो वो पैसों से भरा ब्रीफकेस लेकर गए थे कि अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो उनके पास पैसा था। मगर मीना जी कमाल साहब से पैसा लेना नहीं चाहती थीं। मीना जी के किसी करीबी ने बताया था, आखिर वो कमाल साहब से पैसा कैसे ले सकती थी? उन्होंने कमाल साहब को खुद बनाया था। उनकी ईगो के लिए ये कितना ख़राब होता कि वो कमाल साहब से ही पैसा मांगती। खैर, प्रेम जी ने पैसा भेज दिया और मीना जी को थोड़ा सा सुकून मिला। उन्होंने खुद को तैयार किया और अपने घने काले बालों में आखिरी बार कंघी की और उन्होंने कहा, अब की बार मैं वापस नहीं आऊँगी। ये मेरे कमरे की चाबियां हैं, इसे प्लीज़ बंद कर दीजिएगा जब मैं चली जाऊं तो। दरवाजे की घंटी बजी और 10,000 रुपये आ गए थे। मीना जी ने पैसे को 2 भागों में डिवाइड किया। एक भाग उन्होंने डॉक्टर को दे दिया और एक भाग खुर्शीद को दे दिया। आखिरी सफ़र की सारी तैयारी हो चुकी थी। सब कुछ तैयार था जाने के लिए। मीना तैयार थी और तभी आई पिंकी, जो खुर्शीद की
छोटी बेटी थी और उन्होंने आंसू भरी आंखों से मीना जी से लिपट कर उन्हें खुदा हाफिज कहा। मीना ने भी उन्हें खुदा हाफिज कहा। छोटी सी पिंकी रोने लगी और मीना जी खुर्शीद की सहायता से उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने एक बार अपने कमरे को जाते समय गौर से देखा। यहाँ वो 3 साल रही थीं। इस कमरे से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं। उनकी बहुत सी यादें, समुद्र से लाए पत्थर, फूल, बहुत सी पेंटिंग्स और किताबें, जो कि उनका सबसे पहला इश्क थी। मीना चल दी। अपने फ्लैट से निकलते समय उन्होंने खुर्शीद को एक और हिदायत थी। कमाल साहब को मत बताइएगा कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। लिफ्ट में उन्होंने लिफ्टमैन को नमस्ते की और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। नीचे उन्होंने गोरखा से भी नमस्ते की और उसके बाद वो आगे चल दी। सड़क के किनारे हजारों लोग उनके इस्तकबाल में खड़े थे। उन्होंने मन ही मन अपने फैंस को खुदा हाफिज कहा और एक ऐसी यात्रा पर चल दी जहाँ से वो फिर कभी लौटकर नहीं आई। जाते समय उनकी एक और फैन जो सफाई करती थी वो उनके पास आई, जिन्हें मीना हमेशा कुछ न कुछ पैसे देती थी। मीना ने इस बार पैसों के साथ अपना बैग भी उन्हीं को दे दिया। एलिजाबेथ नर्सिंग होम एक बेहद आरामदायक अस्पताल, लेकिन अस्पताल तो फिर भी अस्पताल ही होता है। एयर कंडीशन, बहुत साफ सुथरे कमरे और हर कमरे में एक अलग टेलीफोन और एक सिस्टर जो कि हर समय आपकी समस्याओं को सुनने के लिए हाजिर रहती थी। लेकिन इसी अस्पताल के कमरा नंबर 26 में मीना आ गई थी, एक ऐसे सफ़र के लिए जो शायद कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जा रही थीं। उनके रिश्तेदार आस पास जुटने लगे थे, लेकिन जाने वाले को कोई रोक पाया है कभी? मीना को तो जाना ही था। और फिर 29 मार्च को फिर से उन्हें तकलीफ बढ़ गई। उनके शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था और वो खुर्शीद से कह रही थी, आपा कुछ करिए। मगर डॉक्टर शाह को टेलीफोन करने के अलावा और क्या किया जा सकता था। उन्होंने कुछ दवाइयाँ और लिख दी और फिर वो रात मीना के लिए गुजरी जैसे जहन्नुम से गुजरने की रात हो। वो उस रात सो नहीं पाई। बहुत तकलीफ हो रही थी। वो चीखती रही, कराहती रही। नर्स कर भी क्या सकती थी? उसने कुछ और गोलियां दे दी। फिर ये सोचा गया कि 1968 में मीना ने लंदन में जिस डॉक्टर को दिखाया था उनसे बात की जाए, शायद वो कुछ बता सकें। और लंदन में ट्रंक कॉल की गई। जो डॉक्टर उनको देख रही थी उन्होंने याद करके कहा, क्या वो अभी जिंदा है? और जब उन्हें बताया गया कि हाँ वो अभी जीवित हैं और क्या आप कुछ और दवाइयाँ बता सकती हैं,
तब उन्होंने एक नई दवा के बारे में कहा, लेकिन वो तब केवल इंग्लैंड में उपलब्ध थी। ओपी रल्हन साहब ने अपने किसी जानने वाले को लंदन में फ़ोन किया और कहा कि दवा लेकर पहली फ़्लाइट से यहाँ पर पहुँचा दें, लेकिन फ़्लाइट 8 घंटे देर से पहुँची। खुर्शीद लोगों के फ़ोन उठाते उठाते थक गई थी और लोगों से कह रही थी कि आप दुआ करिए। तभी कमरा नंबर 26 से एक चीख आई। खुर्शीद जब दौड़कर कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर मीना बाहें फैलाए बैठी हैं और उनसे कहती हैं कि आपा आपा, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मौत तो जिसको ले जाना चाहती है उसे ले ही जाती है। खुर्शीद ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद मीना कोमा में चली गई। डॉक्टर शाह आए और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। खुर्शीद ने कहा, आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। लोग आते गए, लोग कोई कर भी क्या सकता था। लोग बेबस थे। कमाल अमरोही साहब एक कुर्सी में बैठे थे और बच्चों की तरह रो रहे थे। उन्होंने किसी से कहा, मंजू जा रही है, उसे रोक लीजिए। फ़ोन की घंटियां बजती ही जा रही थीं। बेगम पारा ने कहा कि कोई जल्दी से आबे झमझम लेकर आओ। तब खुर्शीद के पति अल्ताफ़ जाने को तैयार हुए, मगर वहाँ से घर की दूरी लगभग 16 मील थी और आने में बहुत देर हो जाती। तभी वहाँ एक्ट्रेस कमो आ गई और उन्होंने कहा उनका घर पास है और वो आबे झमझम लेकर आती हैं। आबे झमझम लाया गया और मीना जी को पिलाया गया। 3:15 बजे कमरा नंबर 26 में सारे के सारे लोग बस दुआ कर रहे थे और 3:20 पर खुर्शीद और मधु मीना जी के साथ थे, मीना जी के पास थे। 3:24 पर मीना कुछ हिली। मुन्ना, खुर्शीद ने कहा, मंजू, चंदन ने कहा, और 3:25 पर मीना नहीं रही। कमरा नंबर 26 में रोना, चीखें और सिसकियां, आहें भर गईं। खुर्शीद ने अपनी बहन खो दी थी। कमाल अमरोही साहब ने अपनी मंजू को खो दिया था और मीना एक ऐसे सफ़र पर चली गई थी जहाँ से वो लौटकर आने वाली नहीं थी। ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा और हम जानेंगे मीना की ज़िंदगी के कुछ कहे अनकहे किस्से, जो कही गई न हमसे वो ज़माना कह रहा है। तो हम मीना की ज़िंदगी के ये किस्से यूं ही सुनते रहेंगे इसी श्रृंखला में। आप बने रहिएगा मूवीज़ की सनीमाबाजी के साथ। मीना जी सुकून की नींद सोती रहें, इसी दुआ के साथ विदा। मैंने आपको ये तथ्य बताए हैं मीना कुमारी जी की ज़िंदगी पर आधारित कुछ किताबों से पढ़कर, जिनमें प्रमुख है श्री विनोद मेहता जी की लिखी हुई किताब मीना कुमारी, द क्लासिक बायोग्राफी। बने रहिए मूवीज़ की सनीमाबाजी के साथ और सुनते रहिए ऐसे ही कहे अनकहे किस्से।